Hello dear students, welcome back to my YouTube channel of class 8th geography. In this video I am going to explain chapter 5 of class 8th geography, which named is industries. You all know about the term industries. Industries means udyog. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो नोटबुक आप राइटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एक लंबे प्रोसेस के बाद आप तक पहुंच पाई है? तो इसका जो लाइफ है वो इस तरह से कुछ स्टार्ट हुआ है कि पहले पेड़ों से जो है पेड़ों को कट किया जाता है, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल में, और उसके बाद फिर इन जो पेड़ों को कट किया जाता है उनकी लकड़ियों को उनकी लकड़ियों को ले जाया जाता है वुड पल्प, उनकी लकड़ियों से पल्प तैयार किया जाता है और उन पल्प को फिर मिक्स किया जाता है केमिकल से और फाइनली चेंज होता है ये पेपर में मशीनों के थ्रू. फिर दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. जहाँ पे ये पेपर्स जो हैं वो प्रेस में जाते हैं, इंक से बनाए हुए केमिकल्स के थ्रू इन पे लाइंस प्रिंट की जाती हैं हर एक पेज पे, और ये पेजेस जो हैं फिर हमें नोटबुक के रूप में मिलती हैं. फॉर्म इनकी बंडिंग की जाती है, उसके बाद इनको पैक किया जाता है और ये मार्केट में आती है सेल करने के लिए. तो फाइनली इट रीच योर हैंड्स, तो फाइनली ये आपके हाथों तक पहुँच जाती है. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था. तो यहाँ पे आप एक पिक्चर भी देख सकते हैं कि जर्नी बिगिंस, ये जो बुक की जर्नी होती है या कॉपीज़ की जो जर्नी होती है वो पेड़ों से स्टार्ट होती है, फिर लास्ट में हमें नोटबुक जो है वो दिखाई देता है. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स यानी जो कच्चे मटेरियल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं, जिससे उसकी वैल्यू लोगों के लिए बढ़ जाती है. एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू अ नोटबुक. पहले तो जो पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं वो उससे पल्प तैयार किया जाता है और पल्प को फिर पेपर में चेंज किया जाता है और ये पेपर जो है एक नोटबुक में चेंज हो जाती है. तो दिस रिप्रेजेंट टू स्टेजेस, ये दो स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी कि रॉ मटेरियल्स पहले मिलते हैं, फिर रॉ मटेरियल से उनको प्रोडक्टिव बनाया जाता है. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन, यानी कि कॉटन को भी पहले कपास उगाई जाती है, फिर कपास जब पक जाते हैं तो पेड़ों से निकाले जाता है, फिर उन रुइयों को इकट्ठा करके फिर धागे बनाए जाते हैं, धागे से फिर कपड़े. तो इस तरह से पेपर से पल्प से पेपर और जो कॉटन से क्लॉथ बनाए जाते हैं. तो इसकी वैल्यू जो है लोगों के लिए वो बढ़ जाती है. इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू. इस तरह से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो लास्ट का प्रोडक्ट होता है, जो बन के हमारे सामने उभर के आता है, वो हमारे लिए बहुत वैल्यू हो जाता है, वैल्यूएबल एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इज़ मेड फ्रॉम इट, और उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है. तो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया है दैट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड द प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज. जिसमें क्या होता है, गुड्स की प्रोडक्शन होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को बाहर खदानों से निकाले जाते हैं, प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, इसमें कई सारे सर्विसेज भी इंक्लूड होते हैं. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडर. तो इसमें बता रहे हैं कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के रूप में हम ले सकते हैं, इस फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं. और कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है इट मीन्स कि कोल को क्या किया जाता है, माइनिंग की जाती है, उसको खानों से निकाला जाता है. तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल. एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म मीन्स पर्यटन उद्योग जो है वो सर्विस प्रोवाइडर, यानी वहाँ पे हमें सर्विस मिलती है, अच्छी जगहों पे घूमने का मौका मिलता है. तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, कि इंडस्ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है. तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो कई सारे किन के बेसिस पे, रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे, उनके साइज़ के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे इनको अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है. तो जो पहला पार्ट है वो है रॉ मटेरियल एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि कच्चे माल के आधार पे इनको 4 तरह के इंडस्ट्रीज़ में बांटा गया है. जैसे कि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं में भी एग्रो बेस्ड, यानी कि उनको हम समझ सकते हैं कि जो एग्रो बेस्ड पे होती है, यानी कि जो भी खेती से जो भी कच्चे मटेरियल प्राप्त होते हैं उससे क्या होता है,
इंडस्ट्रीज़ बड़ी बड़ी खड़ी की जाती हैं। मराइन बेस्ड होती हैं, फॉरेस्ट बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़, यानी किस तरह का रॉ मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं। अब मिनरल्स बेस्ड जो होती है, मिनरल बेस्ड में देख सकते हैं कि जिस तरह से खदानों से जो कच्चे रॉ मटेरियल्स निकलते हैं, जैसे लॉयस्क वगैरह निकलता है। और फॉरेस्ट बेस्ड में जैसे कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे लकड़ियाँ निकलती हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं, उनसे तरह तरह के वो पदार्थ मिलते हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है। तो इस तरह के कुछ। तो बात करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। यूज़ प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स एज दियर रॉ मटेरियल, यानी इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जो भी कुछ खेती से हमें मिलता है उनको रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लांट्स हुए और एनिमल्स जो कि हम मतलब जो कि पाले जाते हैं, एनिमल्स को रियर किया जाता है, उसके प्रोडक्ट को ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें आता है फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड। अब लेदर इंडस्ट्रीज़ कैसे, जैसे जो जानवरों को ये पालते हैं तो उसकी जो स्किन होती है ना, उससे लेदर इंडस्ट्रीज़ जो है वो काफ़ी सामने आई है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, दैट यूज़ मिनरल सोर्स, जो खनिजों के मतलब कच्चे खनिज को देखते हैं जैसे एज ए रॉ मटेरियल्स। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज़ फीड अदर इंडस्ट्रीज, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं मिनरल इंडस्ट्रीज़ में, ये क्या होते हैं, इनसे अदर इंडस्ट्रीज़ को उभरने का मौका मिलता है, यानी कि अदर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इससे आगे बढ़ती हैं। जैसे कि आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर, यानी आयरन ओर जो है वो रॉ मटेरियल है और इससे आयरन बनता है। अब आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, कई सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आयरन से खड़े होते हैं। तो द मैन्युफैक्चर ऑफ a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches, यानी इन सारी चीज़ों में आयरन का यूज़ होता है। तो इससे आयरन ओर से कई सारी इंडस्ट्रीज़ बनती हैं। अब बात करते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं। यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, यानी कि जितने भी फॉरेस्ट से जो चीज़ें मिलती हैं उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। द इंडस्ट्रीज़ एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, यानी कि ये इंडस्ट्रीज़ किससे जुड़ी होती हैं, फॉरेस्ट से जुड़ी होती हैं, जिससे पल्प से पेपर बनता है। फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि ये जो होती हैं, यानी जो भी मेडिसिनल गुड्स मिलते हैं फॉरेस्ट से, उनसे मेडिसिन बनाए जाते हैं। फर्नीचर, यानी पेड़ों से जो लकड़ियाँ मिलती हैं उनसे फर्नीचर और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं साइज़ की। अब साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि साइज़ का मतलब किन किन चीज़ों की साइज़, कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कितना पैसा उस इंडस्ट्री में लग रहा है, उसमें मतलब उसके आधार पे, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, यानी कितने लोग उसमें काम पे रखे गए हैं उसके आधार पे, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके आधार पे। तो बेस्ड ऑन द साइज़ के बेस पे इंडस्ट्रीज़ को स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दो भागों में बांटा गया है। कॉटन और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज़, कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड बाय द आर्टिसंस, यानी कि कॉटेज, जिसको आप जानते होंगे लघु कुटीर उद्योग जिसको बोलते हैं। तो ये जो होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट जो होते हैं वो हैंड के थ्रू बनाए जाते हैं, हैंड मतलब हाथ से बनाए जाते हैं। और इसमें आर्टिसंस मतलब जो लोग कलाकार होते हैं, हाथों से बनाने में जिनकी कला होती है वो बनाते हैं। बास्केट वीविंग, यानी कि बास्केट बुनना। पॉटरी, यानी कि कुम्हार के जो चाक होते हैं उससे बर्तन बनाना। एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी ये सारे जो हैं वो कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें कैपिटल कम लगता है, यानी जो पूंजी, जो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाता है उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। एंड जो टेक्नोलॉजी होता है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की तुलना में बहुत कम यूज़ किया जाता है। दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, पूंजी ज़्यादा लगती है, इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाता है और एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रखे जाते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके। और यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल, यानी सिल्क वीविंग आपको पता होगा कि सिल्क वीविंग गाँव में क्या होता है
कि सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त किया जाता है और सिल्क से फिर सिल्क मतलब जो मिल जाता है उससे वीविंग होती है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारी, जैसे टोमेटो से केचप वगैरह बनाना हुआ या बहुत सारी चीज़ें, चिली से चिली केचप, तो ये जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जानी जाएंगी। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी के कल पुर्जे बनाना, ये सारी चीज़ें, और हैवी मशीनरी जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर में आएंगी। लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो इंडस्ट्रीज़ को जो है वो 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, या 2 सेक्टर में कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और दूसरा स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर, और जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जिसमें खुद का जो पर्सनल मतलब जो लोग खुद के लिए अपनी सेक्टर्स चलाते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, खुद के द्वारा गवर्न किया जाता है। ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत रूप से चलाया जाता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कुछ लोगों के द्वारा। तो द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। और जो पब्लिक सेक्टर होती हैं वो पता ही चल रहा है नाम से पब्लिक, तो ये जो होती हैं ये ओन की जाती हैं और ऑपरेट की जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है, स्टील कंपनी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो है बहुत बड़ी कंपनी है जो गवर्न की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब जब बात करते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होती है इसमें क्या होता है, ओन की जाती है और ऑपरेट की जाती है स्टेट और इंडिविजुअल्स, यानी इसमें दो लोग मिले होते हैं। एक तो स्टेट एंड इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत रूप व्यक्ति भी होते हैं इसमें, और गवर्नमेंट का भी कुछ हाथ इसमें होता है। अब मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो इसका एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। लेट्स टॉक अबाउट कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब सहयोग के साथ चलने वाली सेक्टर्स जो हैं, इंडस्ट्रियाँ जो हैं, जैसे कि हम अमूल दूध यूज़ करते हैं, तो ये भी जो है वो क्या है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर है जो गुजरात में इसका सेंटर है। इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। यानी कि इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, जो ये जो है ये प्रोड्यूसर्स के थ्रू ओन की जाती है, यानी इसको चलाया जाता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, या सप्लायर जो होते हैं रॉ मटेरियल के, यानी कि जो लोग रॉ मटेरियल देते हैं कंपनीज़ को, और जो वर्कर्स होते हैं साथ में मिल करके इसमें काम करते हैं। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सच सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। यानी ये जो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी, ये इसके एग्जाम्पल हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, लिखा है लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन को, मतलब वहाँ पे स्थापित करने के लिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को। तो फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं वहाँ की लोकेशन, इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे स्थापित करने के लिए, जैसे वहाँ की अवेलेबिलिटी कैसी है रॉ मटेरियल की, यानी रॉ मटेरियल कैसा मिलता है, लैंड कैसा है वहाँ का, और वाटर किस तरह की मिलती है वहाँ पे, लेबर पावर यानी कि वहाँ के जो लेबर्स हैं वो कितने मिल सकते हैं और किस तरह के हैं, कैपिटल कितनी पूंजी लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी डिपेंड करता है, मार्केट वहाँ पे कैसा है, पास में है या दूर है। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। यानी जो भी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो स्थापित ही की जाती हैं ऐसे जगहों पे जहाँ ये सारी चीज़ें उन्हें ईजिली अवेलेबल हो, मिल जाएँ। समटाइम्स जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स लाइक subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ पिछड़े हिस्सों में भी जो है कंपनीज़ लगाई जाएँ या इंडस्ट्रीज़ लगाई जाए, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट देती है सब्सिडाइज पावर, यानी बिजली देती है, बिजली की आपूर्ति कराती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी वो उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बैकवर्ड एरियाज़ में लगाई जाती हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स थ्रू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स। ये क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि जो उद्योग लगते हैं ना, तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है और ग्रोथ भी होती है। तो इसलिए उद्योग से डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों होता है टाउन्स और सिटीज़ का, इसलिए इसको लगाया जाता है।
तो यहाँ पे जो फैक्टर्स थे हमने देखा कि सबसे पहले तो हमें किसी भी फैक्टर्स किसी भी जो है लोकेशन मतलब किसी भी उद्योग का जो मतलब स्थापित होने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। फिर वहाँ पे लेबर कैसे हैं, उनकी स्किल कैसी है काम करने की, वो काम करने में मतलब दक्ष हैं या नहीं हैं, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है, मार्केट किस तरह का मार्केट मतलब पास नहीं है या दूर है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अवेलेबिलिटी भी देखी जाती है, लैंड कैसा है वहाँ का, वहाँ पे पावर सप्लाई कैसे है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे सेटअप करने के लिए। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? तो एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ इनपुट्स प्रोसेस एंड आउटपुट। यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम जिसमें इनपुट्स भी लगते हैं, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। जैसे कि हमने कंप्यूटर में पढ़ा है कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, तो कुछ ऐसा ही है कि इनपुट में क्या होता है, रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इनपुट में जो जो चीज़ें उसमें लगाई जा रही हैं इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि रॉ मटेरियल लगाया जा रहा है, लेबर उस पे रखे जा रहे हैं, लैंड का कॉस्ट दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट देखा जा रहा है, पावर सप्लाई के लिए मतलब जो भी पावर की कॉस्ट है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ की जा रही है। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी प्रोसेस क्या है कि ये जो सारी एक्टिविटीज़ है ना, सब मिल करके रॉ मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त कर रही हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेस। और द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द आउटकम इनकम अर्न फ्रॉम इट। और जो आउटपुट है वो क्या है, यानी जो पैसा लगा है, जितना पैसा, वो एंड प्रोडक्ट के रूप यानी जो माल वापस से मिलती है ना पूरी तैयार माल, और जो इनकम आ रहा है, पैसा जितना आ रहा है उस माल को बनने के बाद, तो उसको बोलते हैं आउटपुट। इट इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखें तो इनपुट क्या हो सकता है, कॉटन हो सकती है, ह्यूमन लेबर हो सकता है, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ये सारे इनपुट हो गए, यानी इतना पैसा इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लग रहा है, तो ये हो गया इनपुट। एंड द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें कि गिनिंग हो रही है, स्पिनिंग हो रही है, वीविंग यानी बुनाई हो रही है, डाइंग कलर किया जा रहा है, प्रिंटिंग की जा रही है। तो ये सारे हो गए प्रोसेस। और आउटपुट क्या हो गया आपका, जो शर्ट आप पहन रहे हैं वो आउटपुट हो गया, और जो कंपनी को इससे पैसा मिल रहा है वो भी उनका आउटपुट हो गया। अब बात करते हैं, so dear students, in the next video I will explain the next topics. So thank you for watching.